नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कल होने वाले अपने रायपुर दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है। ट्वीट कर उनकी तरफ से लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करने को हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में रायपुर में कल 6400 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही राज्य के आर्थिक विकास और टूरिज्म सेक्टर को भी नई तेजी मिलेगी। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको पता है कि कल रायपुर आ रहे हैं पीएम, बड़ी सौगात देंगे। एक तरफ हाईवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और कई सारे विकास कार्य भी, 6400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, जिससे छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ मिलेगा। और उनके दौरे से पहले पीएम की तरफ से ट्वीट, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा कल। प्रधानमंत्री कल रायपुर पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां उनके दौरे से पहले भी दुरुस्त की जा चुकी हैं, लेकिन इससे पहले खुद उनकी तरफ से इन्फॉर्म किया गया है। ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, हाईवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। कल रायपुर पहुंचने का, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये तमाम जिक्र 6400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन करना है। शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल पीएम का रायपुर दौरा बेहद खास। और पीएम मोदी के रायपुर दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमा माथुर के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी के बड़े नेता, जो कि साइंस कॉलेज मैदान में आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की रायपुर में होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी। इसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होने वाले हैं। आम जनता प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है देश में, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिख रहा है। कल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के हमारे पॉपुलर नेता, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पूरे 90 विधानसभा से लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आने के बाद में और उत्साह में वृद्धि होगी। 23 का चुनाव हमारे सामने में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत अहमियत रहेगी इस सभा का, और कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे। निश्चित रूप से सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है। ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत के लिए और जनता को लाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। और जनता में भी उत्साह है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया। अब प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं और लगभग 7000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। और इसलिए मोदी जी को यहाँ का जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। और हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आगाज कर रहे हैं और ये आगाज परिणाम में परिवर्तित होगा। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और 2018 के बाद ये उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ तैयारी में जो है वो जुट गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपसे साझा करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जो है पूरी हो गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान जो है यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम सभा को 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सुनेंगे। और इसके साथ ही लगातार बीजेपी नेताओं का निरीक्षण के लिए साइंस कॉलेज मैदान में आने का जो दौर है वो जारी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उनके तैयारियों को जो है अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो पीएम मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री यहां पर 3 नेशनल हाईवेज और परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। ये 6 लेन रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन का ही हिस्सा है। ये हाईवे सफर को तो आसान बनाएगा ही, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के विजन का भी इसमें ध्यान रखा गया है।
इन हाईवे परियोजनाओं में 2.8 किलोमीटर का टनल बनाया गया है, जिसमें 27 एनिमल पास और 17 मंकी कैनोपी बनाए गए हैं। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में वन्यजीवों के सुरक्षित मूवमेंट के लिए पहल की गई है और ऐसी ही और भी कई परियोजनाएं हैं जिनमें वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर टनल्स बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये बात सच है, लेकिन साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति प्रधानमंत्री की जो कल्पना है, जो संकल्प है, उसको भी साबित करते हुए ये रोड कनेक्टिविटी, जिसमें कई सारे टनल्स भी हैं, जिससे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं कोई प्रभाव ना हो, इसका ध्यान रखते हुए विकास कार्य किस तरह से करना है, यही रोड मैप पहले भी ऑफिशियल्स की तरफ से तैयार किया गया था। और अब आप देखिए कि इन परियोजनाओं का यही कहीं ना कहीं स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि बिना वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए, बिना किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचाए, ये परियोजनाएं लगातार जमीनी स्तर पर उतर रही हैं। बलरामपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां हादसा हुआ है और सीएम ने इस पर दुख व्यक्त किया है। स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की जान चली गई थी। भूपेश बघेल की तरफ से छात्रा की मौत पर दुख जाहिर किया गया। परिवार को 4 लाख की सहायता घोषणा और 2 अन्य बच्चियां जो कि अभी भी घायल हैं, दोनों ही छात्राओं के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की जान चली गई थी। जो 2 छात्राएं घायल हैं, उनका इलाज भी लगातार चल रहा है। वाड्रफनगर के स्कूल का ये पूरा मामला है। और अब बिलासपुर से एक भी बड़ी खबर, जहां मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पलट गई है। डिवाइडर से टकराकर एम्बुलेंस पलटी है। कमिश्नर निवास के सामने एम्बुलेंस पलटी। एम्बुलेंस ड्राइवर और मरीज को गंभीर चोटें आई हैं। एम्बुलेंस में सवार गंभीर मरीज मौजूद था और दूसरे एम्बुलेंस से मरीज को फौरन अस्पताल भेजा गया। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राजभवन आज पहुंचे और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं आभारी हूं इस चीज का, ये व्यक्त किया है आभार कि राजभवन पहुंचा था, मुझे जो उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है उसके नोटिफिकेशन के लिए राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री जी को भी आभार। जी, मैं आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने आया था। उन्होंने ये जो उप मुख्यमंत्री वाला दर्जा मिला है उसके नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहमति दी और राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना था, वो भिलाई 3 निकल गए, तो फोन से आदान प्रदान हो जाएगा। और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्यपाल से महानदी विवाद के मुद्दे पर भी बातचीत की है। कहा है कि महानदी का जल छत्तीसगढ़ से शुरू होकर उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है। नदी के पानी का 80% पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इस मुद्दे पर भी राज्यपाल से बात की गई है। दोनों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दोनों राज्यों को मिलकर महानदी विवाद के बारे में सोचना ही चाहिए। दोनों राज्य अपने अपने हिसाब से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो हल निकालना मुश्किल नहीं होगा। महानदी का जल छत्तीसगढ़ से एक तरह से प्रारंभ होके और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है और जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग 80% जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो वही बात मैंने वहां रखी कि 80% जल जब बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है तो हमको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के हित में सोच के काम करना होगा, तब हल निकल पाएगा। उड़ीसा के ही सोचेगा, छत्तीसगढ़ के ही सोचेगा तो हल कभी नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, उड़ीसा को उड़ीसा के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा और दोनों के एक दूसरे के लिए भी ध्यान में रख के चर्चा करनी होगी। तो फिर हल कौन सी बात है, हल नहीं निकल सकता और इतना पेचीदा भी नहीं है। तो रायगढ़ में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली और शहर में घूमते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा है। लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। कहा कि अगर सरकार उनकी 24 सूत्री मांगे पूरी कर देगी तो वो ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से अनियमित और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 2500 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले हैं। नियमितीकरण को लेकर के हम लोगों ने रैली निकाली है कि जब तक के सरकार हमको नियमित नहीं करती है तब तक के हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा
और जैसे कि अभी 5% DA नियमित कर्मचारियों का बढ़ाया गया, लेकिन हमारे लिए अभी भी कुछ भी नहीं सोचा गया है। जब तक के हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हम इसी तरह अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे रहेंगे। साथ में कुछ भी न्याय नहीं कर रही है। वैसे तो कहने के लिए न्याय की सरकार है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के साथ में हमेशा अन्याय किया गया है। अभी तक किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं किया गया है। आज भी मैं बता दूं आपको कि कैबिनेट की बैठक से ये जानकारी मिल रही है कि मात्र नियमित कर्मचारियों के लिए, रेगुलर कर्मचारियों का 5% DA का बढ़ाया गया है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के बारे में आज भी उनकी कोई सोच नहीं है। तो हम मनेंद्रगढ़ की महिलाएं अपनी सरपंच से परेशान हैं। सरपंच के खिलाफ दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देते हुए सरपंच से छुटकारा पाने कलेक्टर से गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि सरपंच से जब भी कोई समस्या का निदान कराने जाया जाता है, तब सरपंच समस्या का निदान करना तो दूर, उल्टा डांटने फटकारने लगती हैं, झगड़ा करने लगती हैं। आवेदन दे के रिसीव ले लेते हैं। फिर एक दिन आई सुबह की, बोली कि शौचालय का तुम्हारा निकल गया है, तो मैं आज चेकिंग करने आ रहे हैं, तो तुम दूसरों को शौचालय दिखा के झूठ बोल देना बोली। तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर जब चेकिंग करने के लिए गए तो सरपंच जी मेरे घर में नहीं, जिसका झूठ बोलना था उनके घर में ले जाके खड़ा कर दी गाड़ी, और जो चेकिंग करने गए थे उन लोगों को वहीं जाके दिखा दी कि ये पूनम का घर है। हर बार यही बोलती हैं, लेकिन अभी तक बनता तो नहीं है, बना भी नहीं है। वहाँ बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ कट जाता है, वहाँ के लड़के लोग आके जोड़ते हैं, वहाँ का लाइट शो बनाते हैं। राजनांदगांव में कर्मचारी पदोन्नति की मांग को लेकर निगम के गेट पर धरना दे रहा है। आपको बताएं कि कर्मचारी अपने परिवार के साथ यहां धरने पर बैठा है। कर्मचारी प्रहलाद ठाकुर, जिनका कहना है कि वो नगर निगम में चपरासी के पद पर 32 सालों से कार्यरत हैं, योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। साथ ही उनके जूनियर्स की पदोन्नति हो चुकी है। 32 साल से कार्य कर रहा हूँ नगर निगम, एक ही प्यून के पद पर, और मैं योग्यता रखता हूँ। मेरा अभी तक के प्रमोशन नहीं हुआ है। मेरे समकक्ष और समकक्ष के जो कर्मचारी हैं उनका सबका प्रमोशन हो चुका है, तो मेरे साथ ही भेदभाव क्यों? मेरा भी बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पलट गई है। डिवाइडर से टकराकर एम्बुलेंस पलटी है। कमिश्नर निवास के सामने एम्बुलेंस पलटी। एम्बुलेंस ड्राइवर और मरीज को गंभीर चोटें आई हैं। एम्बुलेंस में गंभीर मरीज भी सवार था, जिसे अस्पताल फौरन भेजा गया है। डिवाइडर से टकराकर अचानक से एम्बुलेंस पलट गई। जो गंभीर मरीज इसमें मौजूद था उसे फौरन अस्पताल भेजा गया। सही युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या था पूरा मामला? ये देखिए, गंभीर मरीज को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कमिश्नर बंगले के पास डिवाइडर है, उस पर अचानक से एम्बुलेंस टकराई और उसके बाद वहां पर पलट गई और उससे गंभीर मरीज सवार था। MRI के उसे ले जाया जा रहा था। फिर बाद में दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और मरीज और उनके परिजन के साथ साथ जो ड्राइवर है एम्बुलेंस के, उसे भी चोटें आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल। सीधी कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसके परिवार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आज मुलाकात की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर लेकर गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाकर शिवराज ने उनका सम्मान भी किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान हैं। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पीड़ित को सहायता राशि मिलेगी, इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट भी किया जा चुका है। सीएम शिवराज के निर्देश पर स्वीकृति मिल चुकी है। 5,50,000 की राशि उनकी तरफ से स्वीकृत की गई है। सीधी कलेक्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं।
जिसमें इस बात का जिक्र है कि सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी जानी है। 5,50,000 की राशि स्वीकृत हो चुकी है। सीएम शिवराज के निर्देश पर राशि को स्वीकृत किया गया। सीधी कलेक्टर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित वाल्मीकि समाज सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज से 3 पीढ़ियों का रिश्ता होने की बात रखी। साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शिवपुरी में दलित युवकों को जूतों की माला पहनाने के मामले में सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी की घटना पर भी सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही। ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं है और न्याय हम पूर्ण रूप से दिलवाएंगे। जो अभद्र दृश्य हम लोग सब ने देखा था हमारे आदिवासी समाज के मेरे भाई के साथ जो रचा गया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस पर NSA लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस भाई के पैरों को धोया है, माफ़ी मांगी है और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जिस भी समाज का हो, जिस भी धर्म का हो, उसके विरुद्ध कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय DAVV एक बार फिर से विवादों के घेरे में। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने विश्वविद्यालय में 2 करोड़ का घोटाला होने की बात कही है। आरोप लगे हैं कि DAVV के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और वेतन नियंत्रक ने आशापुरी आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड और कामथेन सिक्योरिटीज कंपनी के साथ षड्यंत्र रचकर DAVV में करोड़ों का घोटाला किया है। इधर मात्र 65 कर्मचारियों की डिमांड पर 180 कर्मचारियों की फर्जी डिमांड बनाकर टेंडर पास कराकर आशापुरी कंपनी को काम दिया गया। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय कुलपति रेणु जैन ने घोटाला नहीं होने की बात कही है। देखिए, यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं, वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और वित्त नियंत्रक है, इनने मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला करा है। जो वहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी से लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो संख्या निर्धारित की गई है, अगर 180 की संख्या निर्धारित है तो वहाँ मात्र 60 लोग काम कर रहे हैं। जबकि जो डिमांड थी वो भी 60-70 लोगों की थी, लेकिन उसको बढ़ा के निकाला गया और उसमें कार्य परिषद के सदस्य भी शामिल हैं। ये मिलजुल के एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जिसको कुलपति का संरक्षण भी है। इसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त में भी की, आर्थिक अपराध में की, कुलपति को भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इसमें। नहीं, हमारा कामथेन कंपनी को सिक्योरिटी का चार्ज नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज हमारे कृष्णा सिक्योरिटी कंपनी है, उसको दिया गया है। पूरी टेंडर देकर पूरी प्रक्रिया का पालन करके किया है। और जब भी इनके बिल्स आते हैं वो मैं खुद वेरीफाई करती हूँ। जहाँ जहाँ सबकी पोस्टिंग है, जितने भी गार्ड्स की, वो सारे हेड्स वेरीफाई करते हैं। उसके बाद सारा हम लोग वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। और अब खबर मंडला से है, जहां नैनपुर विकासखंड के माने गांव से शराब के नशे में धुत शराबी शिक्षक का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए थे। स्कूल के क्लासरूम में पहुंचते घंटों बेहोशी की हालत में पड़े रहे। इस दौरान उन्होंने बेहोशी की हालत में कपड़ों में ही गंदगी भी की। इसके बाद गुरुजी की इस हरकत को देखकर मौजूद जितने भी लोग थे, बच्चे भी थे, वो भी काफी डर गए और उसके बाद स्कूल छोड़कर भाग गए। जानकारी दी तो मैंने उनका पंचनामा बनवा के बुलवाया था और एसी साहब को उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए एक पत्र भी दिया है। और चूंकि ये पूर्व में भी एक निलंबन इनका हो चुका है, तो दोबारा से फिर से इनके निलंबन की कार्यवाही की मांग की है सर से कि यदि वो निलंबन कर दें तो ऐसे लोगों को हटाने से ही हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं और आगामी समय में भी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।